नमस्कार दोस्तों। आईएएस मेंस के पेपर डिस्कशन के 2020 के पेपर के डिस्कशन की इस सीरीज में आज का जो प्रश्न है वह है बुद्ध की कौन सी शिक्षाएं सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और क्यों। विवेचना कीजिए। व्हाट टीचिंग्स आर बुद्धा मोस्ट रिलेवेंट टुडे एंड व्हाई। डिस्कस। सवाल देखने में बहुत सिंपल है और इसका सिंपल आंसर भी आप लिख सकते हैं और बहुत इंसाइटफुल, बहुत ही इंटरकनेक्ट करने वाला आंसर भी आप लिख सकते हैं। मेरे इस आंसर के बाद जिन लोगों ने मेंस दिया है, काइंडली आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर कोई भी चीज़ बताएंगे तो पेपर आने के बाद बता रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें पोस्टमार्टम करना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आगे तैयारी बच्चे कर रहे हैं उनको कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए, कौन कौन से डायमेंशन यूपीएससी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगी, इन सब बातों पर थोड़ा चर्चा करेंगे। बुद्ध के इस पूरे बुद्ध के ऊपर पूछे गए इस सवाल को अगर ध्यान से आप करने के लिए बैठेंगे तो आपको बुद्ध की शिक्षाओं का जो निचोड़ है वो निचोड़ तो पता होना ही चाहिए, और उनकी कौन सी ऐसी शिक्षाएं हैं जो शिक्षाएं आज भी हम जाने अनजाने उनका अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं। इस बात को भी आपको कनेक्ट करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हिंदी फिल्मों के गाने आप सुनते होंगे तो कई बार गानों में दर्शन छिपा होता है। जैसे शाहरुख की किसी फिल्म का गाना है कि हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी छाँव जिंदगी, धूप है कभी कभी छाँव है जिंदगी। तो हर घड़ी बदलने की बात और जिंदगी की बात, वो कौन सा दर्शन है जिसने चेंज को लाइफ के अल्टीमेट ट्रुथ के रूप में प्रोपाउंड किया। आप देखेंगे कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, धूप है कभी कभी छाँव जिंदगी। इसमें जो हर घड़ी बदलने की बात है, ये दरअसल चीजों में अस्थायित्व, परमानेंस नहीं होने की बात है। बुद्ध की यह सबसे बड़ी शिक्षा थी कि आप चीजों में परमानेंस न देखें, आप चीजों में अस्थायित्व न देखें। सभी चीजें, कुछ चीजें ही नहीं, सभी चीजें इस कायनात की, इस ब्रह्मांड की अस्थायी होती हैं। परिवर्तन ही चीजों का सत्य है। तो जब हम इस तरह की शिक्षाओं, और आप ये देखेंगे कि बौद्ध मत में महात्मा बुद्ध के चिंतन में जो अनित्यवाद था, जो महात्मा बुद्ध के चिंतन में नो सबस्टेंस थ्योरी या नैरात्मवाद था, या जो अनात्मवाद था, उसमें, उस अनित्यवाद में, नैरात्मवाद में, अनात्मवाद में नो सोल थ्योरी, नो सबस्टेंस थ्योरी, नो परमानेंस, इन सब को ही तो हिंदी फिल्म का ये गाना बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता रहा है कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। तो आप ये कहेंगे कि सर क्या हम इसको लिख सकते हैं? ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। जो पॉइंट्स हम लोग यहां पर लेंगे वो पॉइंट्स ये लेंगे कि महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक प्रासंगिक शिक्षाएं क्या हैं। महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षाओं में से एक शिक्षा तो यह है ही कि सभी चीजें, दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं, ये सभी चीजें अस्थायी होती हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं में एक और बात है कि आपके नजरिए से, आपके दृष्टिकोण से, आपके किसी चीज को देखने के नजरिए से, आपके बनने, आपके होने या आपके बीइंग का गहरा रिश्ता होता है। योर सीइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ योर बीइंग। जैसा आपका व्यूज होगा, जैसे आपके व्यू पॉइंट होंगे, वैसा ही आपका
जैसा आपका आउटलुक होगा वैसा ही आप रियलाइज करोगे, उसी तरह के गोल की तरफ आप आगे बढ़ोगे, आपको रियलाइजेशन भी वैसा ही होगा। तो देखने और बनने में, सीइंग और बीइंग में गहरे रिश्ते की बात बुद्धिज्म करता है, और महात्मा बुद्ध ये बात बता कर गए। बुद्धिज्म तो बहुत से विचारकों के सिद्धांतों का उसमें समावेश भी है, व्याख्याएं भी हैं, लेकिन प्रश्न में महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो महात्मा बुद्ध ने सीइंग और बीइंग में एक गहरा रिश्ता, देखने और बनने में एक क्लोज कनेक्ट क्या है देखा। और महात्मा बुद्ध एक प्रकार के तर्कवाद पर बल दे रहे थे। तो महात्मा बुद्ध की वो शिक्षा जो आज भी हमारी जिंदगी को बहुत टच करती है, वो शिक्षा है सीइंग और बीइंग के बीच में रिश्ता होना और तर्कवाद। दूसरा, सभी चीजें अस्थायी होती है, मैंने आपको बताया। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं और बुद्धवाद, बुद्धिज्म में बहुत से व्याख्याएं हैं, अनेक लोगों के उसमें विचार भी शामिल हैं, और जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, जो धार्मिक मंतव्य हैं, वो भी उसमें क्या है शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन जब हम महात्मा बुद्ध पर पर्टिकुलरली बात करेंगे, तो महात्मा बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स की जो बात की थी, वहां से जो हमें लेसन्स अभी भी रिलेवेंट लगते हैं, जो हमारी लाइफ को आज भी टच करते हैं, जिनसे हम आज भी क्या है इम्प्रेस हैं, उन चीजों को यहां पर डिस्कस करना होगा। तो यहां पर सभी चीजें अस्थायी होती हैं, आजीविका का ठीक होना जरूरी है, लिवलीहुड का सम्यक होना, राइटियस होना बहुत जरूरी है, और इसके साथ ही हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो पर्पज है, आध्यात्मिक क्रियाओं का मकसद स्पिरिचुअल लिबरेशन होना चाहिए। एक लिबरेशन की तलाश अगर इंसान को है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं, आर्थिक क्रियाओं का मकसद आध्यात्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। और इसके साथ ही जो उनका आत्मदीपोभाव का उपदेश था, उसका शिक्षा और साक्षरता पर क्या प्रभाव पड़ा, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का जो उनका दर्शन था, वह दर्शन कैसे चीजों को प्रभावित करता रहा, इसको भी क्या है हम क्या है बता सकते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या है देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीजों के संदर्भ में हम लोग पहले पॉइंट को क्या है देखें। जो पहला पॉइंट है, वह पॉइंट तो कुल मिलाकर बुद्ध की सर्वाधिक प्रासंगिक शिक्षाओं में देखने और बनने में एक गहरा रिश्ता और तर्कवाद, सभी चीजें अस्थायी होती हैं, आजीविका का ठीक होना जरूरी है, आर्थिक क्रियाओं का मकसद आध्यात्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, आत्मदीपो भाव का उपदेश शिक्षा और साक्षरता के प्रभाव के लिए, और बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की जो उन्होंने बात की। यहां पर बच्चों हम लोग इस बात को देख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध देखने और होने के बीच में एक रिश्ता बताते हैं। महात्मा बुद्ध जब 4 नोबल ट्रुथ्स की बात, 4 आर्य सत्यों की बात करते हैं, तो उसमें पहला आर्य सत्य है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निवारण है, और चौथा है दुख निवारण का मार्ग है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और इसके साथ ही दुख निवारण का मार्ग है। दुख निवारण का जो मार्ग है, वो मार्ग क्या है? देखने और होने के बीच में जो रिश्ते की बात है, वो उनके अष्टांग मार्ग में जो सम्यक दृष्टिकोण या सम्यक दृष्टि और सम्यक समाधि की जो बात कही गई है, कि आपको अगर लिबरेशन प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, आपको अगर अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल लिबरेशन प्राप्त करना है, तो आपको सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि, ये जो अष्टांग मार्ग की 8 सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से गुजरना होगा। उसमें पहली सीढ़ी सम्यक दृष्टिकोण है, और उसमें 8वीं और अंतिम सीढ़ी सम्यक समाधि है।
सम्यक दृष्टिकोण आज क्या है? राइट सीइंग। सम्यक दृष्टिकोण आज क्या है? राइट अप्रोच। और सम्यक समाधि आज क्या है? राइट रियलाइजेशन थ्रू मेडिएशन आर एनी अदर थिंग या आर एनी अदर वे। तो यहां पर जैसा हमारा व्यू रहेगा, जैसा हमारा आउटलुक रहेगा, वैसा ही हमें रियलाइजेशन भी होगा। तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो भावना और ईश्वर, तो वहां पर तो ईश्वर के संदर्भ में बात उन्होंने जोड़ी, लेकिन जैसा आपका नजरिया होगा वैसा ही आपको नजारे दिखेंगे, जैसा आपका दृष्टिकोण होगा वैसा ही आपके लिए दृश्य होगा, वैसी ही अनुभूतियां होंगी। इसलिए मानसिक जो वास्तव में बिंदु हैं, वही दरअसल क्या है, हमारे बाहर से प्राप्त होने वाली अनुभूतियों की धुरी है। और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल एक बहुत ही जबरदस्त क्या है, जबरदस्त किताब, जिसके लेखक हैं स्टीफन कवी। स्टीफन कवी ने महात्मा बुद्ध की इस शिक्षा का प्रयोग अपनी इस किताब में कि अगर आप जीवन में जो लोग बहुत प्रभावकारी रहे हैं, उन प्रभावकारी लोगों की तरह आप अपना निर्मित करना चाहते हैं, तो आपको अपने अप्रोच को, आपको अपने आउटलुक को पॉजिटिव करना होगा। पॉजिटिव व्यू से, पॉजिटिव व्यू पॉइंट से, पॉजिटिव अप्रोच से ही पॉजिटिव रियलाइजेशन क्या होता है। तो ये महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे पहला बिंदु है। दूसरी बात यहां पर कि महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था कि तुम मेरी बात पर इसलिए विश्वास मत करो कि मैं कह रहा हूं उसे। धर्मों में अक्सर ये बात आप सुनते होंगे कि चूंकि मैं कह रहा हूं, यह दैवीय प्रमाणित सत्य है, यह ईश्वरीय सत्य है, और आस्था, दैवीय प्रकाशना, रिविलेशन, फेथ के आधार पर आप इसको सत्य मान लो। तो एक दृष्टिकोण रहा है जिसमें सत्य को आस्था से जोड़ा जाता है, एक दृष्टिकोण रहा है जिसमें सत्य को दैवीय प्रकाशित या ईश्वरीय प्रकाशित या इल्हाम जैसे, रिविलेशन जैसे सत्यों से कह जोड़ा जाता है। यहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि बौद्ध धर्म तर्कवाद और बराबरी की बात करता है। तो वो अपील हजारों साल पहले किसी ने कोई शिक्षा दी थी कि तुम मेरी बात में इसलिए विश्वास मत करो कि ये बात मैं कह रहा हूं। अगर तुम्हें ये बात तर्क की कसौटी पर खरी उतरती हुई प्रतीत हो रही है, तो इस बात पर क्या है, विश्वास करो। सत्य को तर्क से क्या है जोड़ा, सत्य को आस्था से, सत्य को दैवीय प्रकाशना से नहीं जोड़ा। इसलिए आज भी बुद्धिज्म में जो तर्कवाद है, वह तर्कवाद तमाम किस्म के अंधविश्वासों से मनुष्यों को, मानव समुदाय को लड़ने की एक क्या है, लड़ने का एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। तो यहां पर ये पहली बात बच्चों हो गई। दूसरी बात यहां पर कि सभी चीजें अस्थायी होती हैं। जैसे मैंने शुरू में उदाहरण लिया कि अगर आप इस गाने का मतलब समझें कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी, तो जिंदगी अगर हर समय बदल रही है तो इसमें भी एक फलसफा है, इसमें भी एक फिलॉसफी है। जिंदगी बदल रही है तो हम ये क्यों एजम्पशन लेकर घूमते रहते हैं कि हर चीज एक जैसी रहेगी। तरक्की का कोई भी रूप अस्थाई नहीं होगा। ये मान लो तो 2007 और 8 की मंदी से यूरोप के लोगों को बाहर आने में मदद मिली। उन्होंने अपने कठिन वक्त को काट लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मान लिया कि कुछ भी परमानेंट नहीं है,
कोई चीज परमानेंट नहीं है। अगर हम मान लें कि कोरोना भी परमानेंट नहीं है और कोरोना के पहले की दुनिया भी परमानेंट नहीं थी, ये फेज भी निकल जाएगा तो हमें लड़ने की ताकत मिलेगी। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आज भी आपको रोते हुए मिलेंगे कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। जो पहले था वो भी अस्थाई नहीं है था, और जो आज है वो भी अस्थाई नहीं है। तो बुद्धिज्म की बहुत बड़ी ताकत, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत बड़ा जो रूप है, वो रूप इस विचार से जुड़ा हुआ है। और ये आज भी क्या अपील करता है, वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म अस्थाई नहीं, सब अस्थाई है। इसलिए कल की जो दुनिया थी वो दुनिया भी परमानेंट नहीं है, और आज की भी जो दुनिया है वह दुनिया भी परमानेंट नहीं है। इसलिए विवेकानंद और महात्मा बुद्ध यहां पर एक पिच पर, एक पॉइंट पर हैं। परिवर्तन ही सत्य है, परिवर्तन ही, परिवर्तनों का ही अस्थायित्व है। अगर आप चेंज को नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आपके आउटलुक के साथ ही नहीं, आपको इस दुनिया में एकोमोडेट होने में भी क्या है, प्रॉब्लम होगी। तो क्यों हम इस चीज पर इतना बल दे रहे हैं? क्योंकि सवाल में यह भी कि बुद्ध की शिक्षाएं, कौन सी शिक्षाएं प्रासंगिक है और क्यों प्रासंगिक हैं। तो पहली शिक्षा जो मैंने कहा कि होने, देखने और होने में, और तर्कवाद महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। क्यों ये प्रासंगिक है? क्योंकि व्यक्ति के निर्माण की, व्यक्तित्व निर्माण की कोई भी यात्रा व्यक्ति की मानसिकता से शुरू होती है, उसके व्यूज से शुरू होती है, उसके अप्रोच से शुरू होती है, उसके पॉजिटिविटी से शुरू होती है। और दूसरी बात यह है कि जब सभी चीजें अस्थायी हैं तो दुनिया के बदलावों से तालमेल बिठाने में हमें एक ऐसा आउटलुक मिलता है जो ये मानकर चलता है कि पहले जो था वो भी क्या है, बदल जाना था, और आज जो है वो भी क्या है, बदल जाना है। इसलिए, और एक और बात कि चीजों को अस्थाई मानने पर महात्मा बुद्ध एक बहुत गहरे मनोविज्ञान की तरफ संकेत करते हैं। जब आप किसी चीज को परमानेंट मानते हैं तो अटैचमेंट पैदा होता है, पॉजेसिवनेस पैदा होता है, और ये आपको बॉन्डेज में डालता है। जैसे कि अगर कबीर सिंह ने कबीर मूवी में या अपनी मूवी में कहा कि ये मेरी बंदी है, तो प्रेम में जब भी आप किसी के ऊपर अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति सदा आपका रहे, आपके साथ हो जाए, तो जे कृष्णमूर्ति, जिनको द्वितीय बुद्ध होने का गौरव प्राप्त है, जिसको जे कृष्णमूर्ति को एनी बेसेंट ने द्वितीय बुद्ध कहा था, उन्होंने कहा कि प्रेम में प्रेमास्पद को अस्थाई बना लेने की जो मनोवृत्ति होती है, असुरक्षा पैदा करती है। और ये तो बहुत बड़ी बात है। एक रात के लिए जो रेलवे की बर्थ होती जिस पर हम सोकर यात्रा करते हैं, उसको रिजर्व कराने के बाद जब हम उस पर किसी को बैठने नहीं देते हैं, तो ये जो अस्थाई है कि मेरी एक रात के लिए बर्थ है, ये अस्थाई है मेरी एक रात के लिए, और उससे अटैचमेंट ही नहीं, पॉजेसिवनेस पैदा हो गया कि ना आप नहीं बैठ सकते इस पर, नो 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 नो। ये महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बात को समझो। ये जो जितनी चीजें अस्थाई मानोगे, जो रियलिटी है वो रियलिटी का नेचर चेंज वाला है, लेकिन अस्थायित्व, परमानेंट जो है, वो एक ऐसा अटैचमेंट पैदा करता है, वो एक ऐसी आसक्ति पैदा करता है जिसमें हम बंधन में पड़ जाते हैं, और फिर वो तृष्णा शुरू होती है। फिर ये क्या है, तृष्णा, अज्ञान, वो फिर जो द्वादश अंग हैं, चक्र जो चलता है कि अविद्या है, विज्ञान है, संस्कार है, नाम रूप है, षडायतन है, स्पर्श है, वेदना है, तृष्णा है, उपादान है, भव है, जाति है। तो अब यहां पर तृष्णा शुरू होगी, इंक्लाइंगनेस कि ये मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए। इसलिए चीजों को अस्थाई मत मानो, कुछ भी अस्थाई नहीं है, किसी भी तरह की कोई चीज अस्थाई मत मानो। ये मनोविज्ञान क्या होता है? ये मनोविज्ञान
हमें बॉन्डिस की तरफ नहीं ले जाता है, हमें हमारे भीतर कोई अटैचमेंट जो गैर जरूरी पैदा होता है वो क्या है, नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर अस्थाई मानने के संदर्भ में तो क्यों ये बात आज भी प्रासंगिक है, क्यों लोग लिबरेट महसूस करते हैं, क्यों आज भी लोग जो है, एक बहुत दिलचस्प बात है कि चेकोस्लाविया के पूर्व चेकोस्लाविया के बहुत जाने माने चिंतक स्लेविस भारत आए थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार ने पूछा कि दलाई लामा पश्चिम में इतने क्यों लोकप्रिय हैं, अमेरिका में और ब्रिटेन में और दूसरे देशों में। तो उन्होंने कहा कि दलाई लामा बौद्ध मत के इस सिद्धांत को जब लोगों को प्रैक्टिकली बताते हैं कि देखो बेटा, चीजें तो अस्थायी होती हैं, बदल जाएंगी, तो लोगों को लगता है कि कल की जो तरक्की थी, ये महल, ये रुपया पैसा, ये भी आया है, जा सकता है। इसलिए यहां पर क्या है, उससे अटैचमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस बात को आप समझिए। इसके साथ ही तीसरी जो शिक्षा है, आजीविका का ठीक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महात्मा बुद्ध अपने अष्टांग मार्ग के 4 आर्य सत्य में, चौथे आर्य सत्य में जब ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि संकल्प वाक कर्मांत आजीविका, आजीविका का राइटियस होना, सम्यक मतलब उचित होना, राइटियस होना, आजीविका का सम्यक होना बहुत जरूरी है। तुम अस्त्र शस्त्र का व्यापार कर रहे हो, तुम इंसानों का व्यापार कर रहे हो, दास बनाकर बेच रहे हो, खरीद रहे हो, तुम लड़कियों को बेच रहे हो खाड़ी के देशों में, तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, आज की भाषा में कहा जाए कि तुम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो। और तुम इंसान को छोड़ दो, तुम डॉक्टर हो लेकिन तुम किडनी बेच रहे हो, किडनी रैकेट में तुम्हारा नाम आ गया, तुम खून बेच रहे हो, तुम गलत दवाइयां बेच रहे हो, तुम मरीज को बेवकूफ बना रहे हो, तुम गलत ज्ञान बेच रहे हो, तुम कोचिंग के मास्टर हो, लेकिन तुमने फीस लेने के बाद, बहुत ऊंची फीस लेने के बाद, तुम अपनी भाषा की जादूगरी से मक्कारी कर रहे हो, एकदम टोटली फॉल्स कॉन्सेप्ट बता रहे हो, और उस वीडियो को वापस भी नहीं ले रहे हो। तो यहां पर क्या है, इंसान का व्यापार, ये व्यापार क्या है, गलत है। मदिरा शराब इसका व्यापार, ये भी सम्यक नहीं है। और क्यों कहते हैं कि सम्यक आजीविका होनी चाहिए, क्योंकि हर आजीविका, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का हमारे मन पर प्रभाव होता है। इफ यू विश टू लिबरेट देन यू मस्ट फॉलो राइटियस लिवलीहुड, आजीविका सम्यक होनी चाहिए। और इसलिए यहां पर आप ये पाएंगे कि जो ये आजीविका है, ये आजीविका भी बंधन में डालती है। तो आज यहां पर आप ये देखें कि ये कल भी प्रासंगिक था और आज भी क्या है, प्रासंगिक है। इसके साथ ही आर्थिक क्रियाओं का जो मकसद है, वो मकसद क्या है, पैसा किस लिए, पैसा लिबरेशन के लिए, आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए। आर्थिक क्रियाओं का मकसद आध्यात्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए। बुद्धिज्म, बौद्ध, महात्मा बुद्ध ये कहकर गए कि जो तुम आजीविका कर रहे हो, वह आजीविका जब सम्यक होगी तो तुम्हें सम्यक समाधि की तरफ ले जाएगी, और इस समाधि में तुम रियलाइजेशन करोगे। इस रियलाइजेशन के बाद जीवन के सारे दुख, सारी तृष्णा, सारा अज्ञान समाप्त हो जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। अब यहां पर आर्थिक क्रियाओं का मकसद लिबरेशन के लिए होना चाहिए, भौतिक संपन्नता के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, नीचा दिखाने के लिए नहीं, विलासिता के लिए नहीं। आज का जीवन क्या है, पैसा किस लिए, BMW खरीदने के लिए, मर्सिडीज दिखावे के लिए, नीचा दिखाने के लिए पड़ोसियों को कि मेरे पैसे से डर जाओ, जितना तुम कमाते हो उतना मैं टैक्स देता हूं। क्यों भाई, टैक्स देते हो सरकार को, तो इसमें पड़ोसी को धौंस क्यों दिखा रहे हो, नीचा दिखाने के लिए, अय्यासी करने के लिए, अपनी शारीरिक सुखों, विलासिता के लिए। यहां पर क्या है, महात्मा बुद्ध जो है इस बात को नकारते हैं
और एक बहुत शानदार किताब लिखी माइकल शूमाकर ने, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसमें उन्होंने कहा कि बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स जो है वो आज की जरूरत है, वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स है। वो ये कहती है कि आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पर्पस कभी भी प्रॉस्पेरिटी तो अगर है तो फिर दिक्कत है, आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए बड़े बड़े कल कारखानों की तुलना में छोटे छोटे कुटीर उद्योगों पर आधारित जो गांधीवादी चिंतन वाली अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था की तरफ हमें लौटना पड़ेगा। हमें क्या है, एक ग्रीन इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा। वो छोटे स्केल वाली अर्थव्यवस्था पर्यावरण के लिए भी नुकसान नहीं होगी। और वो कहते हैं कि वो अपने इन आर्थिक विचारों के लिए महात्मा बुद्ध के इस थॉट से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए होनी चाहिए। यहां यह ध्यान देने की बात है कि महात्मा बुद्ध की जो अष्टांग मार्ग की शिक्षा है उसमें सम्यक आजीविका की बात करके, राइटियस लिवलीहुड की बात करके महात्मा बुद्ध ने यहां पर एक अलग धारा, एक अलग बात, एक विशिष्ट बात कह दी, क्योंकि उनके युग के और किसी विचारक ने इस तरह की बात क्या है नहीं कही थी। महावीर स्वामी की अगर हम लोग बात करें या हिंदू परंपरा में जो लोग थे, तो इसलिए आर्थिक क्रियाओं का मकसद जो है वो व्यक्ति की आध्यात्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इसलिए स्टीव जॉब्स की वो लाइनें याद करिए जो उन्होंने मरने के पहले कही थी कि जिंदगी में कुछ काम ऐसे जरूर कर लेने चाहिए जो इंसान को अर्थ दें, सार्थकता दें। सफलता, कामयाबी एक नशा है। अंततः आदमी सार्थकता के लिए कि क्या ऐसा है जो मुझे क्या फुलफिल करता है, जो वास्तव में क्या है मेरा पर्सनल फुलफिलमेंट किस चीज से जुड़ा हुआ है, मेरे पोटेंशियल्स कहां पर एक्चुअलाइज हो रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है आज के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध आत्मदीपो भव की बात क्या है कह कर गए। और अमर्त्य सेन ने अपनी किताब आर्गुमेंटेटिव इंडियन में कहा कि आत्मदीपो भव के इस शिक्षा का या आत्मदीपो भव की इस टीचिंग का शिक्षा और साक्षरता पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उन देशों में जहां पर आत्मदीपो भव की टीचिंग थी, उस आत्मदीपो भव की टीचिंग से शिक्षा के प्रति ज्यादा तत्परता देखी गई। अक्सर हम देखते हैं कि गरीबी को हम अशिक्षा से जोड़ देते हैं, लेकिन यहां पर अमर्त्य सेन कहते हैं कि आप म्यांमार जैसे, श्रीलंका जैसे देशों में भी शिक्षा का, साक्षरता का अपेक्षाकृत ज्यादा स्तर पाने की कैसे व्याख्या करेंगे। उनका कहना है कि यह बौद्ध मत का प्रभाव था। अपना प्रकाश स्वयं बनो, आत्मदीपो भव। आपको स्वयं ग्रंथों का पठन पाठन करना होगा। आपको किसी पुरोहित से ज्ञान प्राप्त करने के बजाय अपना रास्ता खुद क्या बनाना पड़ेगा। इसलिए जापान, कोरिया जैसे कम पिछड़े और गरीब देश भी एक समय में शिक्षा की तरफ आकृष्ट हुए, और थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देश भी क्या है आकृष्ट हुए। इसलिए यह बहुत जबरदस्त बात है कि किस तरह से विचार जो हैं वो शिक्षा और साक्षरता को प्रभावित करते हैं। तो यहां पर इसलिए आत्मदीपो भव की बात कि व्यक्ति को किसी मध्यस्थ के बजाय दरअसल अब इतना कम से कम पढ़ना लिखना उसे जरूर आना चाहिए जिससे वह शास्त्रों का या जिससे वह ज्ञान प्राप्त कर सके। तो यहां पर इस बात को मैंने आपसे डिस्कस किया। इसके साथ ही जो बुद्धिज्म है या जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने बहुजन हिताय, बहुजन सिखाए की बात की थी। हिंदुस्तान में स्पिरिचुअलिटी जो है उसका रिश्ता इंडिविजुअलिटी से हो जाता है। हिंदू परंपरा में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हैं, लेकिन समाज पर उनका जो असर था वो नहीं हो पाया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस बात की तरफ संकेत भी किया कि बहुत बड़े बड़े फलसफा देने वाले सिद्ध संत महात्मा रहे, लेकिन समाज वहीं का वहीं रह गया। लेकिन जो बुद्ध थे
उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए, जैसे बोधि प्राप्त, ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी उन्होंने समाज की भलाई का कार्य नहीं छोड़ा। और इसके साथ ही बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की क्या है उन्होंने बात की। ये आज भी क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम में पूरा जो रेनेशा, पूरा जो लिबरलिज्म है, वह उपयोगितावाद के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से क्रांतिकारिता महसूस करने लगता है। और भारत में यह बात हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध ने यह कहा था। तो महात्मा बुद्ध की ये शिक्षाएं कल भी प्रासंगिक थी और ये शिक्षाएं आज भी क्या है, प्रासंगिक हैं। इसको आप इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। धन्यवाद।